यह वीडियो साइंस क्लास 8 का चैप्टर 3 है और ये चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो हम लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारे ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं जो कि फाइबर से मिलके बना होता है। अब ये फाइबर नेचुरल हो सकते हैं, सिंथेटिक हो सकते हैं और बहुत सारे प्लास्टिक के चीज़ों का भी हम लोग उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उसी को अभी पढ़ने वाले हैं और जब चैप्टर का लास्ट होगा तो लगभग आप सभी चीज़ों को समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आंसर वाइज सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को देखते चलते हैं। द क्लोथ्स विच वी वेयर आर मेड ऑफ फाइबर्स। फैब्रिक्स आप जानते हैं कि जितने भी क्लोथ्स हम लोग पहनते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं, कपड़े से बने होते हैं। फैब्रिक वह भी फैब्रिक क्या होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, और जो फैब्रिक बना होता है वो किस चीज़ से बना होता है, फाइबर से बना होता है। और ये फाइबर कैसा होता है, ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप याद कर लीजिए कि जो फाइबर हैं वो कैसे हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं और कौन हो सकते हैं, ये आर्टिफिशियल हो सकते हैं। जैसे कि नेचुरल फाइबर आप जानते हैं, बहुत सारे नेचुरल फाइबर जैसे कि कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर। और यदि हम लोग सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण लेंगे तो ये देख सकते हैं, रेयॉन हो गया, नाइलॉन हो गया। आपने वर्ड बहुत बार सुन रखा होगा, नाइलॉन, रेयॉन। तो इस प्रकार से ये सब क्या है, ये सब है आर्टिफिशियल फाइबर। तो पूरा डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो लास्ट तक आपको सब समझ में आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो हो गया, ये जो फाइबर है इसको हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला को बोलेंगे नेचुरल फाइबर और दूसरा को क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल फाइबर। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर जैसे मैंने कुछ नाम आपको बताए। फाइबर आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। तो यह देख सकते हैं कि फाइबर का उपयोग घर के बहुत सारे सामान को बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ये आपको लिस्ट बनाने को कहा है, जो कि यदि आपने इस चैप्टर को पूरा पढ़ा तो आप जरूर इस लिस्ट को बना सकते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यू हैव रेड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एटसेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। तो हम लोग नेचुरल फाइबर किसे कहेंगे। अब नया क्वेश्चन आ सकता है कि नेचुरल फाइबर किसे कहेंगे। तो वो फाइबर जिसको हम लोग नेचुरली ऑब्टेन करते हैं। तो नेचुरली ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं, तो प्लांट्स के द्वारा ऑब्टेन कर सकते हैं, एनिमल्स के द्वारा ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल फाइबर। तो यहाँ पर आपको वर्ड याद करना है, ऑब्टेन। तो नया वर्ड क्या हो गया, ऑब्टेन। ऑब्टेन मतलब क्या हो गया, प्राप्त करना। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नए हैं आपके लिए क्लास 8 में, तो आपको ये वर्ड्स एकदम याद कर लेना चाहिए क्योंकि आगे क्लासेस में भी ये यूज होंगे। तो द फाइबर्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, या फिर नेचुरल सोर्सेज, वे फाइबर जिनको हम लोग नेचुरल सोर्स से प्राप्त करते हैं। तो नेचुरल सोर्स जैसे प्लांट या फिर एनिमल्स। तो कुछ फाइबर ऐसे हो जो कि हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं और कुछ फाइबर ऐसे हैं जो कि हम लोग एनिमल से प्राप्त करते हैं। तो ये जैसे कि प्लांट का बहुत सारा फाइबर, जूट वगैरह हो गया। फिर आप जानते हैं एनिमल से ऊल हो गया, सिल्क हो गया, तो ये सिल्क वर्म से प्राप्त होगा। ऊल आप जानते हैं कि भेड़ से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कुछ जो फाइबर है वो प्लांट से प्राप्त होते हैं और कुछ किससे प्राप्त होते हैं, एनिमल से। जबकि सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। तो जब भी सिंथेटिक वर्ड आएगा तो आपको पता है कि वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो ह्यूमन के बींग के द्वारा बनाया जाएगा। तो यहाँ ऑब्टेन वर्ड नहीं लिखा है, यहाँ पर वर्ड लिखा है मेड बाय। देखिए कितना अंतर है, यहाँ पर ऑब्टेन मतलब प्राप्त किया जाता है और मेड बाय ह्यूमन बींग्स। तो वो फाइबर जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं या फिर मैनमेड फाइबर्स बोलते हैं। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर्स। तो यहाँ से आपका दो क्वेश्चन हो गया। यदि क्वेश्चन आएगा कि सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर में डिफरेंस करिए तो भी आप एक डिफरेंस कर सकते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। तो हम लोगों का टॉपिक नेचुरल फाइबर नहीं है, वो क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। Try to recall the uniform pattern found in a necklace or beads joined with the help of thread। तो ये बीड क्या होता है, तो यदि नेकलेस मतलब गले का हार आपने देखा होगा, तो उसमें ये छोटा छोटा दाना है, इसी दाना को हम लोग क्या बोलते हैं, बीड्स। तो जब बीड्स को हम लोग पिरोते हैं तो वो क्या बन जाता है, इस प्रकार से माला बन जाता है। यही यहाँ पर बताया गया है। फिर इस प्रकार से भी देख सकते हैं, ये छोटा छोटा यहाँ सेक्शन है, यूनिट है, इसको जोड़ा गया तो ये क्या हो गया, लंबा एक चेन बन गया।
Try to recall the uniform pattern found in necklace or beads joined with the help of a thread, or try to join a number of paper clips, ये paper clips है, paper clips together to make लॉन्ग चेन। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पेपर क्लिप है जो कि छोटा छोटा एक एक पेपर क्लिप को यहाँ पर किस प्रकार से चेन बनाया जा सकता है, एक एक बीड्स को जोड़ के किस प्रकार से यहाँ पर माला बनाया जा सकता है। इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू? तो हाँ, बिल्कुल सिमिलरिटी है कि इसमें भी ये छोटे छोटे यूनिट से बना है और इसमें भी ये छोटे छोटे यूनिट से बना है और चेन बना रहा है, ये दोनों सिमिलरिटी है इनमें। बीड्स एंड पेपर क्लिप्स ज्वाइन टू फॉर्म लॉन्ग चेन, और साथ ही साथ ये लंबा चेन बना रहा है। अब हम लोग देखते हैं सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर। तो यहाँ से सिंथेटिक फाइबर के बारे में क्या बताया गया है कि सिंथेटिक फाइबर क्या है, एक चेन है ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर, मतलब छोटे छोटे यूनिट्स का चेन है। सिंथेटिक फाइबर के बारे में और क्या बताया गया है, सिंथेटिक फाइबर किसे कह रहे हैं, जो कि मैन मेड फाइबर है, मनुष्यों के द्वारा बनाया जा रहा है, और दूसरा जो कि स्मॉल यूनिट्स से मिलकर बना है। तो स्मॉल यूनिट जब ज्वाइन करके उसका लंबा चेन बनाएंगे तो क्या बनेगा, सिंथेटिक फाइबर। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस, और ये जो प्रत्येक जो छोटा छोटा यूनिट है यहाँ पर क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। Many such small units combine to form a large single unit called polymer। तो आपको यहाँ सिंथेटिक फाइबर से यहाँ तक सब्सटेंस तक लिख देना है कि सिंथेटिक फाइबर क्या है। यदि इस तरीके से परिभाषित करें तो चेन ऑफ स्मॉल यूनिट है। चेन ऑफ क्या है, स्मॉल यूनिट है जो कि एक दूसरे से ज्वाइंटेड है, और साथ ही साथ क्या है, उसमें जो स्मॉल यूनिट है वो क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। ये यहाँ तक आप लिख देंगे। अब यहाँ पर नया वर्ड आ गया पॉलीमर। तो पॉली मतलब जैसे मोनो मतलब हो गया एक सिंगल, और पॉली मतलब हो गया बहुत सारा नंबर में। तो यहाँ पर पॉली और मर, तो आपको मोनो पॉली ये सब वर्ड अभी याद करके चलना है ताकि आपको आगे की क्लासेस में कोई परेशानी ना हो। तो व्हाट इज पॉलीमर? तो जब बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़ेंगे तो क्या बना देंगे, पॉलीमर। मोनो मतलब सिंगल यूनिट हो गया, तो बहुत सारे जब सिंगल यूनिट आपस में जुड़ेंगे, मान लीजिए सिंगल यूनिट इस प्रकार से जुड़ रहा है तो वो क्या बना देगा, पॉलीमर बना देगा। तो सिंगल यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमर, और जब ये ज्वाइंट होगा एक दूसरे से तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमर। मैनी such small units combine to form a large single unit called a polymer। तो what is polymer? तो हम लोग बोलेंगे many small units, such को हटा देंगे वर्ड को, बोलेंगे many small units combine, many small units combine to form large single unit। और ये large single unit बनाएगा, जैसे कि यहाँ पर ए जुड़ रहा है तो ये क्या होगा, बहुत लंबा चेन जाएगा और ये सिंगल यूनिट बनाएगा। मतलब छोटे छोटे बीड्स से कैसे एक सिंगल माला बन रहा है, वैसे ही यहाँ पर छोटे छोटे मोनोमर को जुड़ने पर एक पॉलीमर बन रहा है। तो बहुत सिंपल सा है, स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन करेंगे और पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे। तो स्मॉल यूनिट्स कंबाइन या ज्वाइन जो भी कहेंगे टू फॉर्म लार्ज सिंगल यूनिट, यानी कि पॉलीमर बनेगा वो एक सिंगल यूनिट कहलाएगा। द वर्ड पॉलीमर्स कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली मीनिंग मैनी, पॉली मतलब क्या हो गया, मैनी, मोनो मतलब क्या हो गया, वन, एंड मर मीनिंग पार्ट और यूनिट। तो पॉली का क्या मतलब हो गया, बहुत ज्यादा, और मर का क्या मतलब हो गया, पार्ट। तो बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर जब एक सिंगल यूनिट बनाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमर। अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग मोनोमर्स। यहाँ पर यूनिट्स की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, मोनोमर। कि पॉलीमर इज मेड ऑफ, पॉलीमर किस चीज से बना होता है, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर। रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर भी कह सकते हैं, या रिपीटिंग यूनिट्स, मोनोमर नहीं आ रहे तो आप क्या करेंगे, रिपीटिंग यूनिट, मतलब एक ही चीज रिपीट हो रहा है बार बार और पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया पॉलीमर। अब आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। पॉलीमर अकर्स इन नेचर ऑल्सो। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोस। तो आप जानते हैं कि नेचर में भी पॉलीमर पाया जाता है। जैसे कॉटन आप जानते हैं कि नेचुरल फाइबर है, तो ये भी क्या है, पॉलीमर का उदाहरण है, जिसमें
जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेलुलोज। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज। तो यदि आपको यहाँ से क्वेश्चन आया कि नेचुरल पॉलीमर का उदाहरण दीजिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेलुलोज। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, तो सेलुलोज कहाँ पाया जाएगा, प्लांट सेल वॉल में पाया जाएगा। और सेलुलोज किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना हुआ है, मतलब ग्लूकोज मोनोमर हो गया और उसी से मिलकर क्या बन गया, सेलुलोज का पॉलीमर। अब हम लोग देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया कि वो क्या है, पॉलीमर है, और साथ ही हम लोगों ने पढ़ लिया कि वो मैन मेड है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि रेयन हो गया, इधर से नाइलॉन हो गया। तो सब आपको याद करना है। यदि आपको सब चीज़ याद है तो बहुत आसान चैप्टर पड़ेगा आपको। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, तो सबसे पहला क्या है, रेयन है। You have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि सिल्क फाइबर कैसा हो गया, नेचुरल फाइबर। इसको किस चीज से ऑब्टेन किया जाता है, तो इसको सिल्क वर्म से ऑब्टेन, देखिए ये वर्ड ऑब्टेन फिर से आ गया, सिल्क वर्म से इसको ऑब्टेन किया जाता है। और इसको सबसे पहले कहाँ खोजा गया, चाइना में खोजा गया। एंड वाज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ठीक है, यहाँ मतलब कि चाइना में इसका खोज हुआ और बहुत दिनों तक ये क्या रहा, सीक्रेट रहा। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेट एवरीबडी। तो आप जानते हैं कि ये जो सिल्क होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन वो जो उसका जो खूबसूरती होता है, ब्यूटीफुल टेक्सचर होता है, वो सबको क्या कर लेता है, फैसिनेट कर लेता है, उसको मंत्रमुग्ध कर देता है। अटेम्प्ट्स वेयर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए जिससे कि आर्टिफिशियली सिल्क को बनाया जा सके। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk। तो एंड ऑफ 19th century तक साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे फाइबर का खोज किया जिसका जो प्रॉपर्टी है वो सिल्क से ही मिलता जुलता है। सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो इस प्रकार का जो केमिकल ऑब्टेन किया गया वह वुड पल्प में ट्रीटमेंट के बाद मिला, यानी कि वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, मतलब वुड पल्प में केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद इस प्रकार का फाइबर मिला। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। तो वैसा फाइबर जिसको कैसे बनाया गया, तो वुड पल्प में केमिकल के ट्रीटमेंट से बनाया गया, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेयन बोल रहे हैं, या फिर क्या है, यह आर्टिफिशियल सिल्क है। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स। तो रेयन किसी से प्राप्त हो रहा है, नेचुरल सोर्स से प्राप्त हो रहा है। वुड पल्प, वुड पल्प क्या हो गया, नेचुरल सोर्स हो गया। येट इट इज अ मैन मेड फाइबर। तब भी ये क्या है, मैन मेड फाइबर है, क्योंकि इसमें केमिकल प्रोसेस किया जा रहा है। इट इज चीपर देन सिल्क। तो वाजिब है कि ये सिल्क से सस्ता ही होगा। एंड कैन बी वो लाइक सिल्क फाइबर, और सिल्क फाइबर के जैसा ही इसको क्या कर सकता है, वो बीना जा सकता है, यानी कि इससे फिर क्लोथ्स बनाया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो भी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। और इसको अलग अलग कलर्स से हम लोग रंग भी सकते हैं। रेयन इज मिक्स्ड, डाई मतलब क्या हो गया, रंगना हो गया। रेयन इज मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्स्ड विथ वूल टू मेक कारपेट्स। तो यदि इस रेयन को मिक्स कर दिया जाए कॉटन के साथ तो बेडशीट बनाया जाता है, और यदि इसको वूल के साथ मिक्स किया जाए तो इससे कारपेट बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं रेयन कितना इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल फाइबर हो गया। और इस आर्टिफिशियल फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहेंगे, तो रेयन को कहेंगे। कैसे बनेगा, तो वुड पल्प में केमिकल प्रोसेस करने के बाद बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रेयन को जब कॉटन के साथ मिक्स किया जाएगा तो क्या बनाया जाता है, तो बेडशीट बनाया जाता है। और जब इसको वूल के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या बनाया जाता है, कारपेट बनाया जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकते हैं और आपको ये सारे क्वेश्चन कर लेने चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और ये है नाइलॉन। और अब हम पढ़ेंगे नाइलॉन। तो आप देख सकते हैं नाइलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। नाइलॉन क्या है, अदर एक मैन मेड फाइबर है जिसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। तो 1931 में नाइलॉन
सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर था जिसको बनाया गया विदाउट एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल को यूज किए बिना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉ मटेरियल जो कि प्लांट और एनिमल है। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा रेयॉन के बारे में, और हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से रेयॉन को वुड पल्प में, यानी कि प्लांट से जो वुड पल्प प्राप्त होता है उसमें केमिकल रिएक्शन करके बनाया गया। इसका मतलब इसमें कुछ नेचुरल फाइबर का उपयोग किया गया, नेचुरल पदार्थ का उपयोग किया गया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको बोला गया कि विदाउट एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, जो कि प्लांट या एनिमल से प्राप्त नहीं किया गया और उनके बिना ही इसको बनाया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा व्हाट वाज द फर्स्ट, यहाँ देख सकते हैं इट वाज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट वाज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। तो आंसर क्या है आपका, नाइलॉन, जो कि फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था। कब खोज किया गया, तो 1931 में इसको बनाया गया। खोज वर्ड नहीं यूज करेंगे, इसको क्या किया गया, बनाया गया। और ये कैसा फाइबर है, तो आर्टिफिशियल फाइबर, ये तो आप जानते ही हैं। तो क्या इसके रॉ मटेरियल में प्लांट या एनिमल फाइबर का यूज किया गया, तो आंसर है नहीं। इसके बाद इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल। तो इसको कैसे प्रिपेयर किया गया, यह क्वेश्चन आएगा, हाउ इट वाज प्रिपेयर्ड। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इसको कोल, वाटर और एयर का प्रयोग करके बनाया गया। तो आप बोलेंगे ये भी तो नेचुरल मटेरियल ही है। तो यहाँ पर नेचुरल मटेरियल में हम लोगों को ध्यान देना है कि वो जो नेचुरल रॉ मटेरियल है उसमें प्लांट और एनिमल का फाइबर हम लोगों ने नहीं यूज किया, मतलब कि इसमें प्लांट और एनिमल का फाइबर नहीं यूज किया गया। इसके लिए इस कारण से इसको हम लोग फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इसके बाद आइए, नाइलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, इट वाज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश। नाइलॉन का क्या क्या क्वालिटी है, या यहाँ पर वाश वर्ड लिखा गया है, लेकिन आपसे यदि पूछा जाए कि नाइलॉन का क्या क्या क्वालिटी है, तो ये स्ट्रॉन्ग है होता है। दूसरा क्या होता है, इलास्टिक होता है जिसको खींचा जा सके। तीसरा क्या होता है, लाइट होता है। चौथा क्या होता है, लस्ट्रस होता है। पांचवा क्या होता है, इजी टू वॉश होता है। तो ये सब आप बात लिख सकते हैं। क्या क्या होता है फिर से बताइए, स्ट्रॉन्ग होगा, इलास्टिक होगा, लाइट होगा मतलब हल्का होगा, लस्ट्रस होगा मतलब उसमें चमकीला होगा, और साथ साथ इजी टू वॉश होगा, उसको आसानी से धोया जा सकता है, वॉश किया जा सकता है। इसी कारण से इसको क्लोथ बनाने में उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि नाइलॉन फाइबर का उपयोग किन किन चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला क्या हो गया, क्लोथ्स को बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द यूजेज ऑफ नाइलॉन फाइबर, नाइलॉन फाइबर का क्या क्या यूजेज है, या किन चीज़ों को बनाने के लिए नाइलॉन फाइबर का यूज किया जाता है। तो सबसे पहला क्या हो गया, क्लोथ्स। वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नाइलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट, बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स। देख सकते हैं आप कितने सारे चीज़ों को हम लोग नायलॉन का उपयोग करके बनाते हैं। पहला क्या हो गया आपका, क्लोथ्स आप लिख सकते हैं, फिर सॉक्स हो गया, रोप्स हो गया, टेंट्स हो गया, टूथ ब्रशेस हो गया, कार सीट, बेल्ट, बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पर बनाया गया। स्लीपिंग बैग्स है, कर्टेन्स आप देख सकते हैं। Is nylon fiber really so strong that we can make nylon parachutes and ropes for rock climbing? तो आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे कि हम लोग इससे रोप बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए पैराशूट बना रहे हैं। यूज ऑफ नाइलॉन फाइबर, इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी किस चीज़ का यूज़, रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो हम लोग रस्सी यूज़ कर रहे हैं उसको किस चीज़ से बनाया जाता है, नाइलॉन से बनाया जाता है। यदि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पैराशूट है या रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप है उसके लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, या फिर किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है, किस सिंथेटिक फाइबर का यूज़ किया जाता है, तो आपको सीधा आंसर क्या करना है, नाइलॉन। नाइलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नाइलॉन का बोला जा रहा है कि जो नाइलॉन थ्रेड है,
थ्रेड धागा हो गया, जिससे कि अदर मटेरियल हम लोग बना रहे हैं वो क्या कर रहा है, स्टील का यदि उसी प्रकार से एक थ्रेड बनाया जाए, वायर जो है पतला सा वायर लिया जाए थ्रेड के जैसा, तो उससे वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो इस प्रकार से आप इसको, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट फाइबर क्या है, नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर है पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। तो आइए हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये जो पॉलिएस्टर है ये भी क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है। पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। तो जो फैब्रिक इस फाइबर से मिलके बना होता है, इसका मतलब पॉलिएस्टर से मिलके बना होता है, वो उनमें रिंकल जल्दी नहीं आते, मतलब वो उसमें झुर्री जल्दी नहीं आते हैं। तो यदि आपको क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि एक ऐसे सिंथेटिक फाइबर का नाम बताइए जिससे कि यदि फैब्रिक बनाया जाए तो उसमें झुर्री नहीं आता है, रिंकल नहीं पड़ता है, तो आंसर क्या हो जाएगा उसका नाम, पॉलिएस्टर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश, ये कड़क बना रहेगा और इसको आसानी से धोया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप पॉलिएस्टर के बारे में ये 2-3 लाइन लिख सकते हैं। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, और इस कारण से ये ड्रेस मटेरियल बनाने के में भी बहुत ही उपयोगी है। यदि आपको मान लीजिए क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन 4 पॉइंट्स ऑन पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर के बारे में 4 पॉइंट्स लिख दो, तो खुद से ही बना के आपको लिख देना है। जैसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, आगे तो और भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो पहला पॉइंट लिख दें कि एक सिंथेटिक फाइबर है या फिर बोलेंगे आर्टिफिशियल फाइबर है, इसका जो फाइबर होता है उससे जो कपड़े बनाए जाते हैं उसमें रिंकल नहीं आते हैं। इसके बाद ये इसके जो कपड़े हैं वो क्रिस्प बने रहते हैं, इजी टू वॉश है, और इसी के साथ बोलेंगे कि इससे ड्रेस मटेरियल भी बनाया जाता है। या एक और क्वेश्चन आ जाए कि इससे ड्रेस मटेरियल क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये क्रिस्प और इजी टू वॉश है और इसमें रिंकल आसानी से नहीं पड़ता, इसलिए बहुत सारे ड्रेस मटेरियल इससे बनाए जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग नाइस पॉलिएस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। तो आपने देखा भी होगा टेरेलिन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। तो टेरेलिन क्या है, एक पॉपुलर पॉलिएस्टर। यदि पूछा जाए कि टेरेलिन क्या है तो आपको क्या बताना होगा, पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर के बारे में आपको आगे ही बताया गया है। तो आप देख सकते हैं ये एक पॉलीमर है, तो यहाँ पर पॉली वर्ड आ गया और ईस्टर, यानी कि जो ईस्टर हो गया वो क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया, जिससे मिल कर क्या बना है, पॉलिएस्टर बना है। इस प्रकार से ये भी क्या हो गया, पॉलीमर, जिसको मैंने आपको पीछे बताया है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। तो ये भी क्या हो सकता है, अलग धागों को जैसे बुना जाता है, वूवन मतलब क्या हो गया, बुनना। तो यहाँ पर जैसे दूसरे धागों को बुना जाता है, ठीक इसी प्रकार इसको भी आसानी से क्या किया जा सकता है, बुना जा सकता है। इस प्रकार से इससे आसानी से फिर फैब्रिक बनाया जा सकता है। इसके बाद आप देखेंगे माई मदर ऑलवेज बायज पेट बॉटल, PET बॉटल आप देख सकते हैं, एंड पेट जार्स। तो ये क्या है, पेट इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। तो पेट क्या है, पॉलिएस्टर का फॉर्म है। इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो पेट का उपयोग, पेट क्या हो गया, पॉलिएस्टर का एक फॉर्म हो गया जिसका उपयोग हम लोग बॉटल बनाने में, यूटेंसिल, फिल्म्स, वायर्स और मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में करते हैं। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि बॉटल बनाने में, यूटेंसिल बनाने में, फिल्म्स बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पेट का उपयोग किया जाता है, जो कि क्या है, पॉलिएस्टर का ही फॉर्म है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉलिएस्टर के बारे में बताया गया है। पॉलिएस्टर, जैसे मैंने बताया, पॉली प्लस ईस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर। तो ईस्टर का जो रिपीटिंग यूनिट बन रहा है वही क्या हो गया, पॉलिएस्टर, जो कि क्या हो गया, पॉलीमर। या क्या आप बता सकते हैं इसका मोनोमर क्या हो गया, तो ईस्टर इसका मोनोमर हो गया, इस ईस्टर इसका यूनिट हो गया। वही यूनिट जब बार बार रिपीट कर रहा है तो क्या बन जा रहा है, पॉलिएस्टर बन रहा है। ईस्टर आर, तो यदि यहां से आपको पूछा जाए कि पॉलिएस्टर में क्या क्या रहेगा, तो ईस्टर का यूनिट जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, पॉलिएस्टर बनाएगा। ईस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव्स फ्रूट देयर स्मेल। तो ईस्टर के बारे में आपको क्लास 10th में भी थोड़ा पढ़ना है। तो आप देखें कि ईस्टर क्या होता है, वो फ्रूट को उसका स्मेल देता है और वो बहुत अच्छे गंध का भी होता है। ईस्टर्स आर द केमिकल विच गिव फ्रूट देयर स्मेल। तो यहाँ पर ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवुड, टेरिकॉट। ये तो आपने जरूर नाम सुना होगा, टेरिकॉट का शर्ट का नाम जरूर सुना होगा।
तो पॉलीकॉट, पॉलीवुड और टेरिकॉट ये क्या है? एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछा है कि पॉलीकॉट, पॉलीवुल और टेरिकॉट क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये दो प्रकार के फाइबर के मिलने से बनता है। जैसे आप देख सकते हैं पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन। तो पॉली से यहां पर आ गया पॉलिएस्टर बोल रहा है और कॉट से आ गया कॉटन। तो पॉलिएस्टर और कॉटन को मिलाने से क्या बन गया? पॉलीकॉट बन गया। पॉलीउल है तो इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड उल। तो पॉलिएस्टर एंड उल को मिलाने से क्या बन गया? पॉलीउल बन गया। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत आसान था ये। इसके बाद आप देख सकते हैं वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स ब्लैंकेट्स इन द विंटर। आप जानते हैं कि हम लोग ठंडे के दिनों में स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट्स ओढ़ते हैं। तो ये क्या है? मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम एक्चुअल वूल। तो आपको लगता होगा कि ये नेचुरल वूल से बने होते हैं। तो जो सभी स्वेटर होते हैं जो कि आप मार्केट से खरीदते हैं या शॉल होते हैं, वो नेचुरल वूल से नहीं बने होते हैं, बल्कि वो सिंथेटिक वूल से ही बने होते हैं। दो दे अपीयर टू रिसेंबल वूल, वो लगता है कि वूल से ही बना है। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक। तो ये किस चीज से बना होता है? एक्रिलिक से बना होता है। तो यदि आपको पूछा जाए कि सिंथेटिक वूल के जैसा ही कौन सा फाइबर है, तो आपको नाम क्या लिख देना होगा? एक्रिलिक। तो ये नया फाइबर हो गया। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज is quite expensive whereas clothes made from acrylic are relatively cheap। तो आप जानते हैं कि एक्रिलिक से जो फाइबर बनेगा, जो यहाँ पर स्वेटर है या फिर जो भी चीजें बन रही हैं, वो क्या होगा? थोड़ा सस्ता पड़ेगा। whereas clothes made from acrylic are relatively cheap, they are available in a variety of colors। synthetic fibers are more durable and affordable which makes them more popular than natural fiber। तो यदि क्वेश्चन पूछेगा कि why synthetic fibers are मोर पॉपुलर, ये सिंथेटिक फाइबर ज्यादा पॉपुलर क्यों है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो क्या होता है? थोड़ा सस्ता होता है और साथ ही साथ क्या होता है? ड्यूरेबल भी होता है और डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर्स में आपको मिल ही जा रहा है। तो इस कारण से सिंथेटिक फाइबर क्या है? नेचुरल फाइबर से ज्यादा पॉपुलर है। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। व्हाट did you observe? When you burn synthetic fiber, you find that their behavior is different from that of the natural fiber. You must have noticed that synthetic fiber melt on heating। तो जब आप सिंथेटिक फाइबर को जलाएंगे तो वो हीट करने पे क्या हो जाएगा? मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंथेटिक फाइबर का डिसएडवांटेज क्या है, तो आप देखेंगे कि जब वो हीट होता है तो क्या होने लगता है? मेल्ट होने लगता है। यही कारण है कि घरों में जो हम लोग के फैमिली में जो लेडीज होती है, उनको सूती वस्त्र पहनने को कहा जाता है यदि खाना बनाती हैं उस समय, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो सिंथेटिक फाइबर है उससे बने हुए यदि वस्त्र पहने जाएं तो वो क्या होता है? उसमें आग लगने पे या फिर वो हीट पाके भी क्या हो सकता है? पिघल सकता है। मेल्ट ऑन हीटिंग। तो ये क्या है? यही इसका डिसएडवांटेज भी है। इफ द क्लोथ कैच फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस, द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी। तो यदि आग पकड़ लेता है तो ये भी बहुत डिजास्ट्रस है, बहुत हानिकारक है। फैब्रिक पिघलेगा और बॉडी से चिपक भी सकता है ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी और किचन में जब हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग को इस प्रकार के फैब्रिक से बचना चाहिए। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई माय मदर नेवर वियर्स पॉलिएस्टर क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग के फैमिली में जो मदर है या बहन है, वो क्या पहनते हैं? वो लोग सूती वस्त्र ज़्यादा पहनना चाहती हैं जब वो किचन में काम कर रही होती हैं। ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर है
वो पेट्रोकेमिकल का उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो यदि यहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं कैसे बनाए जा रहे हैं, तो उनमें रॉ मटेरियल के रूप में क्या यूज हो जा रहा है, पेट्रोलियम ओरिजिन का सब्सटेंस यूज हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। और अब हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। आप जानते हैं कि हम लोग सिंथेटिक फाइबर को बहुत उपयोग में ला रहे हैं, तो आखिर इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बात लिखी गई है, सिंथेटिक फाइबर्स पजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। सिंथेटिक फाइबर में यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल, जो कि उसको पॉपुलर ड्रेस मटेरियल बनाता है। तो यहाँ से यदि क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, या फिर पूछेगा कि व्हाई वी यूज सिंथेटिक फाइबर फॉर ड्रेस मटेरियल, तो उन दोनों का आंसर आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट है दे ड्राई अप क्विकली, वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कर सकते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, लेस एक्सपेंसिव होते हैं। और चौथा पॉइंट क्या हो सकता है, रेडियली अवेलेबल और इजी टू मेंटेन होते हैं। ये पांचों पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि सिंथेटिक फाइबर क्या हो सकता है, बहुत जल्दी सूख जाएगा, ड्यूरेबल होगा, लेस एक्सपेंसिव होगा। लेस एक्सपेंसिव मतलब बहुत सस्ता पड़ेगा आपको। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि जो सिल्क होता है वो काफ़ी महंगा होता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि सिंथेटिक सिल्क का क्या नाम है? तो उसको पीछे के वीडियो मैंने पढ़ाया है, वहां पर आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारा क्वालिटी है, ये सारा कैरेक्टरिस्टिक है किस चीज़ का, सिंथेटिक फाइबर का। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक्टिविटी कराया गया है। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, सूती कपड़ा ले लीजिए, कुछ चौड़ा सूती कपड़ा और कुछ चौड़ा सिंथेटिक कपड़ा आप ले लीजिए, और उसको पानी में आपको क्या करना है, डुबोना है। तो आप बताइए, उसके बाद आपको एक्टिविटी में क्या करना है, फिर उसमें से उसको निकालना है और फिर सुखाना है। तो आप देखिए कि जो सिंथेटिक फाइबर है बहुत कम पानी को एब्जॉर्व करेगा और वो जल्दी सूख जाएगा। हम लोगों ने भी पढ़ा कि वो क्या होगा, जल्दी सूखेगा। जबकि आपने जो सूती कपड़ा लिया वो ज़्यादा पानी को एब्जॉर्व करेगा और जल्दी सूखेगा भी नहीं। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कोस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस फैब्रिक्स। तो ये ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबल होगा, हम लोग पढ़ लिए। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ क्लोथ है वो क्या होता है, ड्यूरेबल होता है। कोस्ट उसका क्या होता है, कम होता है। और मेंटेनेंस में भी क्या होता है, इजी पड़ता है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आ गया वह है प्लास्टिक। यू मस्ट बी फेमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे। आप बहुत सारे प्लास्टिक आर्टिकल्स का एवरीडे यूज करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। तो आपको क्या करना है, उनका एक लिस्ट बनाना है, उसके यूजेस को देखना है। इसके बाद आप देख सकते हैं प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। तो प्लास्टिक भी क्या है, एक पॉलीमर है। तो आपको पूछा जाएगा कि सिंथेटिक फाइबर क्या है, पॉलीमर है। तो प्लास्टिक क्या है, वह भी क्या है, पॉलीमर है। मतलब बहुत सारे मोनोमर यूनिट जुड़ के क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पॉलीथीन का नाम आप जानते हैं। तो पॉलीथीन क्या हो गया, प्लास्टिक जिसे हम लोग कह रहे हैं। तो पॉलीथीन, पॉली प्लस इथीन, यानी इथीन इसमें यूनिट है और वही इथीन जुड़ जुड़ के क्या बना देता है, पॉलीथीन। इसका मतलब क्या हो गया, एक पॉलीमर। अब आपको समझ में आ रहा होगा पॉलीमर। आप सारे वीडियोस को सीरीज में देखें, प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो को सीरीज में देखें। अचानक से कोई वीडियो ना देखें, क्योंकि ये लिंक बना होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो अभी जैसे मैं पॉलीमर समझा रहा हूं, तो आपको पीछे के वीडियो मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। तो आप देख सकते हैं ये पॉलीथीन क्या हो गया, पॉलीमर हो गया। किस चीज का पॉलीमर है, इथीन का पॉलीमर है। यानी कि इथीन जो है सिंगल यूनिट है, वही इथीन इथीन जुड़ेगा तो बन जाएगा पॉलीइथीन। और यही हो गया पॉलीइथीन, क्या हो गया, पॉलीथीन। देख सकते हैं यहाँ पॉलीइथीन और इन दोनों को जोड़ा तो क्या हो गया, पॉलीथीन। Is an example of a plastic. It is used for making commonly used polythene bags. तो पॉलीथीन बैग्स के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आप यही मैंने बताया कि प्लास्टिक क्या है, एक पॉलीमर है लाइक सिंथेटिक फाइबर। और प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पर प्लास्टिक क्या हो गया, प्लास्टिक एक पॉलीमर का टाइप हो गया। और पॉलीमर में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से सिंगल यूनिट यहां पर जुड़े रहेंगे। तो सिंगल यूनिट जुड़कर क्या बनाते हैं, पॉलीमर। तो ये बोल रहा है कि प्लास्टिक में ये जो पॉलीमर, प्लास्टिक एक पॉलीमर है और उसमें ये जो यूनिट है उसका अरेंजमेंट एक प्रकार का नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं ये लीनियर अरेंजमेंट है। आपको तो यहाँ बहुत थोड़ा ही सा पढ़ाया गया है। ये देख सकते हैं लीनियर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉस लिंक्ड
अरेंजमेंट को दिखाया गया है। तो ये किस चीज का अरेंजमेंट हो गया? यूनिट्स का अरेंजमेंट हो गया, लीनियर अरेंजमेंट। और ये किस चीज का यूनिट हो गया, अरेंजमेंट हो गया? यह भी यूनिट्स का अरेंजमेंट हो गया, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट बोलते हैं। तो यही यहां पर आपको लिखा गया है, ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ यूनिट्स। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कितने प्रकार से ये अरेंज्ड होंगे, तो अलग अलग प्रकार से आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। आपको 2 प्रकार बताया गया है, इन सम इट इज लीनियर वेयर एज इन अदर इट इज क्रॉस लिंक। तो यहां से आपका क्वेश्चन यदि आ जाएगा कि प्लास्टिक्स में बताइए कि ये जो यूनिट्स लगे होते हैं कैसे अरेंज होते हैं, तो इन सम इट इज लीनियर। आंसर क्या कर देंगे कि कुछ में ये लीनियर होते हैं और कुछ में क्या होते हैं? क्रॉस लिंक। तो आंसर में आपको क्या कर देना, पहला हो गया लीनियर अरेंजमेंट और दूसरा क्या हो गया? क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक्ड क्या हो गया? आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्रॉस के है, और ये हो गया क्रॉस लिंक्ड। तो लीनियर में बोलेंगे कि यहाँ पर यूनिट्स लाइन में सजे होते हैं, एक सिंगल लाइन बनाते हैं। क्रॉस लिंक में आप बोलेंगे कि ये एक लाइन में भी सजे रहते हैं और उसको बीच बीच में यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे भी यूनिट्स लगे रहते हैं। तो ये हो गया आपका क्रॉस लिंक्ड। और आप क्या करेंगे, इसका डायग्राम को यहाँ पर बना देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहां से एक क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग यदि आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं, प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी। तो आप जानते हैं कि प्लास्टिक आर्टिकल है बहुत शेप में, बहुत प्रकार के खिलौने आपने देखे होंगे तो उसका बहुत डिफरेंट शेप होता है, साइज होता है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल? तो ऐसा क्यों है? द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल। तो प्लास्टिक को इजीली मोल्ड किया जा सकता है, किसी भी शेप में और किसी भी फॉर्म में। कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, मतलब किसी भी फॉर्म में उसको शेप किया जा सकता है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि प्लास्टिक से अलग अलग प्रकार का यानी कि अलग अलग शेप का आइटम्स कैसे बनाया जा सकता है, तो आंसर कर देना है ये इजीली मोल्डेबल है। आंसर में क्या कर देंगे आप? आंसर में इजीली मोल्डेबल। तो आपको वर्ड क्या याद करना है? मोल्ड। मोल्ड मतलब क्या हो गया? उसको ढाला जा सकता है। तो मोल्ड से ही वर्ड आ गया मोल्डेबल। तो मोल्डेबल वर्ड अब आपको याद करना है। तो मैंने बार बार बताया आपको नए नए वर्ड्स मिलते जाएंगे और उसको आपको रटते जाना है ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो इजीली मोल्डेबल है, इसलिए इसको वेरियस फॉर्म में बहुत शेप्स में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। तो आप देख सकते हैं प्लास्टिक के साथ कितना चीज किया जा सकता है। पहले तो उसको मोल्डेबल है तो मोल्ड किया जा सकता है, कैन बी रिसाइकल भी किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है, कलर किया जा सकता है, मेल्ट मतलब पिघलाया जा सकता है, रोल्ड इनटू शीट्स में भी बनाया जा सकता है। तो ये सब प्लास्टिक के साथ किया जा सकता है, जिस कारण से वेराइटी ऑफ सब्सटेंस यानी कि बोले वैरायटी ऑफ आइटम्स प्लास्टिक से बनाए जा सकते हैं। पॉलीथीन यदि पूछा जाए कि व्हाट इज पॉलीथीन, तो पॉलीथीन क्या है? पॉलीमर है जो कि यूनिट सिंगल यूनिट बना है, जिसका नाम क्या है? इथीन। पॉलीथीन जो आप यूज भी करते हैं। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंट इजीली। तो आप देखेंगे कि सभी प्लास्टिक आर्टिकल आसानी से बेंड नहीं होते हैं। कुछ प्लास्टिक आर्टिकल आसानी से बेंड हो सकते हैं, आसानी से मेल्ट हो सकते हैं, लेकिन सभी प्लास्टिक के आर्टिकल आसानी से ना बेंड होंगे ना आसानी से मेल्ट होंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बी बेंड इजीली व्हाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड। तो कुछ आसानी से बेंड होगा, लेकिन यदि आप कुछ को बेंड करेंगे तो वो टूट जाएगा। When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. Such plastics which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीवीआई पूरे चैप्टर में बोले तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, जिसको आपको याद करना है। थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं? तो थर्मोप्लास्टिक वर्ड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है बेंट इजीली। बेंट इजीली, तो एक वर्ड तो ये याद कर लेना है, और एक वर्ड हम लोगों को कहां से याद कर लेना है? पीछे से याद कर लेना है। तो यदि हम लोग पीछे देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर लिखा गया है इजीली, डिफॉर्म्ड इजीली, DEFORMED, डिफॉर्म्ड इजीली। ऑन हीटिंग भी लिख देते हैं, ऑन हीटिंग।
तो ये दो वर्ड्स वर्ड तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको दो समझ के चलना कि दो पॉइंट्स ऐसे याद करके चलना है। तो यहां पर लिखा गया है सच प्लास्टिक, वे प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग। तो विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग and can be bent easily are known as thermoplastic। थर्म मतलब क्या हो गया, हीट, और हीट के बारे में ही लिखा हुआ है कि यदि हीट करने पर वो इजीली डिफॉर्म हो जाए, मतलब आप उसको गर्म करेंगे तो वो पिघल जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मो और प्लास्टिक, प्लास्टिक जो कि क्या हो जाए, हीट पाकर क्या हो जाए, पिघल जाए और आसानी से बेंड भी हो जाए, यह भी लिखा हुआ है। तो इसको आप यहां पर दो ये याद कर सकते हैं। तो व्हाट आर थर्मोप्लास्टिक, सच प्लास्टिक विच डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड बेंट इजीली, और जो आसानी से क्या हो जाए, मुड़ जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोप्लास्टिक। तो ये आपको एकदम रट लेना है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या अंतर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। तो ये आप देख सकते हैं, इसको आसानी से डिफॉर्म किया जा सकता है हीट करने के बाद, लेकिन इसको सॉफ्ट बाय हीटिंग नहीं किया जा सकता है। सॉफ्टेंड, तो यहां पर सॉफ्ट, इसको मतलब इसको हीट का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको बोलेंगे थर्मोसेटिंग। थर्मो और सेटिंग, तो ये हो गया आपका दूसरा। तो थर्मोप्लास्टिक के बारे में और क्या क्या लिख सकते हैं, पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये सब रट लेना चाहिए। पॉलीथीन क्या हो गया, थर्मोप्लास्टिक हो गया। पीवीसी क्या हो गया, थर्मोप्लास्टिक हो गया। इसी के साथ दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। तो यही पॉलीथीन और पीवीसी का उपयोग किया जाएगा बहुत सारा। वो जो है वो क्या हो गया, थर्मोप्लास्टिक हो गया। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर, और इनका उपयोग करके टॉयज बनाया जाता है, कॉम्स बनाया जाता है और बहुत सारे अदर कंटेनर्स को बनाया जाता है। तो ये क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक होते हैं। हीट पाकर ये क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, या बोलेंगे कि ये क्या हो जाएंगे, डिफॉर्म हो जाएंगे। आपको वर्ड्स याद रखना है, डिफॉर्म इजीली, बेंट इजीली। अब यहां देखेंगे, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस, एक बार उनको ढाल दिया गया, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग। तो वैसे प्लास्टिक दैट कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, दैट कैन नॉट बी, यहां से देख सकते हैं, बस एक लाइन लिख देना है, दैट कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। तो सॉफ्टेंड वर्ड यहां पर याद कर देना है कि दैट कैन नॉट बी सॉफ्टेंड इजीली बाय हीटिंग आर कॉल्ड एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। तो एकदम रट लेना आपको, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। आप जानते हैं कि बेकेलाइट से ही स्विचेस बनते हैं। तो बेकेलाइट एंड मेलामाइन, बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। बेकेलाइट क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। तो यहां पर पूछा जाएगा कि बेकेलाइट क्या है, तो बेकेलाइट के बारे में 2-3 पॉइंट लिखिए। तो पहला पॉइंट, दिस इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बेकेलाइट इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो पहला क्या हो गया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो गया। दूसरा क्या हो गया, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो गया एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि पुअर कंडक्टर कहने का क्या मतलब हो गया कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है और हीट का भी कंडक्शन नहीं होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, तीसरा इसका यूज लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्विचेस हो गया, हैंडल्स हो गया, बहुत सारे यूटेंसिल्स का। तो ये आप लिख सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट हो गया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, और इसका उपयोग हैंडल्स वगैरह, स्विच वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं, मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग
फ्लोर टाइल्स, किचनवेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। तो यहाँ से पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेलामाइन के बारे में बताइए। तो मेलामाइन पहला क्या हो गया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा ये वर्सटाइल मटेरियल है, ये भी लिख सकते हैं कि वर्सटाइल मटेरियल है। तीसरा क्या हो गया, इट रेजिस्ट फायर, सीधे लिख देना कि ये क्या करेगा, फायर को रेजिस्ट करेगा। एंड टॉलरेट मतलब क्या हो गया, बर्दाश्त करना, हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक से ज्यादा हीट को क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। ये आप तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचनवेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। तो क्या क्या बनाने में यूज हो सकता है, फ्लोर टाइल बनाने में यूज हो सकता है, किचनवेयर किचन का सामग्री बनाने में यूज हो सकता है, और फिर फैब्रिक्स बनाने में यूज हो सकता है जो कि फायर को रेजिस्ट करता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये आप अंतर में भी लिख सकते हैं वहां पर। ये जो अंतर मैंने बताया कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में क्या अंतर है, तो दो पॉइंट इसका भी बना के आप लिख सकते हैं खुद से ही इसका क्वेश्चन आंसर। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे का टॉपिक आप देख सकते हैं, प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक के कुछ यूजेस को बताया गया है। यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स और राइट डाउन सम यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स के कुछ यूजेस को बताइए, तो आप इसको लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग प्लास्टिक को कंटेनर्स के रूप में यूज कर सकते हैं। पहला नंबर आप क्या लिख सकते हैं कि प्लास्टिक को हम लोग कंटेनर्स या प्लास्टिक कंटेनर्स को हम लोग उपयोग में लाते हैं। जैसा कि देखते हैं प्लास्टिक कंटेनर में हम लोग बहुत सारे फूड आइटम को क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया, पिकल्स हो गया, ड्राई फूड हो गया, और बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिसको प्लास्टिक के कंटेनर में हम लोग स्टोर करने का कार्य करते हैं। दूसरा नंबर आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग बहुत जगहों पर हो रहा है। जैसे कि प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेसक्राफ्ट्स। प्लास्टिक का यूज हम लोग कार में, एयरक्राफ्ट्स में और स्पेसक्राफ्ट में भी कर रहे हैं। तीसरा आप देख सकते हैं, तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत सारे और भी आर्टिकल्स जैसे कि स्लीपर्स बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, डेकोरेटिव पीसेस बनाने के लिए भी प्लास्टिक्स का उपयोग होता है। तो प्लास्टिक का यदि उपयोग पूछा जाए तो बहुत सारे उपयोग आप लिख सकते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लास्टिक्स का इतना उपयोग क्यों किया जाता है, आखिर इससे क्या फायदा है, तो प्लास्टिक का क्या बेनिफिट है उसको यूज करने का, आप देख सकते हैं प्लास्टिक क्या होता है, बहुत लाइट वेट होता है। लाइट वेट मतलब बहुत हल्का होता है। इसके बाद लोअर प्राइस होता है, इसका प्राइस बहुत कम होता है। गुड स्ट्रेंथ होता है एंड इजी हैंडलिंग। इस कारण से इसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे चीज़ों में उपयोग में लाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताए गए हैं। Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, plastic container seems most convenient. Plastic container बहुत convenient हो सकते हैं। This is because of their lightweight, lower price, good strength and easy handling. Being lighter as compared to metals, plastics are used in cars, aircrafts and spacecraft. यदि आपको पूछा जाए कि कार्स, एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट में प्लास्टिक का यूज क्यों किया जा रहा है, तो सब बातें तो है कि ये आपको अफोर्डेबल है, लोअर प्राइस का है और फिर गुड स्ट्रेंथ है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बहुत लाइट वेट का होता है। इस कारण से आप देखेंगे कि अभी जो भी आपको कार्स हैं या फिर बोले कि ऑटोमोबाइल्स में आपका व्हीकल्स हैं, मतलब मोटरसाइकिल है और एयरक्राफ्ट है, स्पेसक्राफ्ट है, सभी में प्लास्टिक्स का यूज क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है मेटल की तुलना में। तो यहाँ पर जो स्पेशल बात बताया गया है वह बताया गया है लाइटर, मतलब क्योंकि वो काफ़ी हल्के होते हैं। द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग। तो ये क्या है, लिस्ट क्या है, एंडलेस है। मतलब आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ पर आपको प्लास्टिक का यूज देखने को मिलेगा। If we start counting articles like sleepers, furniture and decoration piece, तो इसका जो लिस्ट है वो एंडलेस है, मतलब इसको आप गिनती नहीं करते। यदि हम लोग और भी आइटम्स को देखें जो कि किस चीज़ के बने होते हैं, प्लास्टिक्स के बने होते हैं। तो ये पहला
ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी आपको। अब हम लोग को देखना है, नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। यदि आपको पूछा जाएगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स, जो ऊपर हम लोगों ने बात किया वही सब यहाँ पर लिखा गया है। तो सबसे पहला क्या है, प्लास्टिक इज नॉन कोरोसिव। तो पहला आपको 1 2 3 4 करके लिखना है। तो पहला क्या हो गया, प्लास्टिक क्या होता है, नॉन कोरोसिव होता है। अब ये क्या होता है वो मैं बताऊंगा। प्लास्टिक इज लाइट स्टोरेज प्लास्टिक इज लाइट, वो हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एंड ड्यूरेबल, साथ ही साथ क्या होता है, ड्यूरेबल होता है। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स, तीसरा क्या हो गया, पुअर कंडक्टर्स है। तो ये देख सकते हैं आप, ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स हैं, जिस कारण से हम लोग उसको बहुत जगहों पर यूज करते हैं। तो चलिए यहां से देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यदि पूछा गया कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आयरन में रस्ट लगना, रस्ट मतलब क्या हुआ, उसमें जंग लगना कैसे होता है, मतलब उसमें जंग कैसे लगता है। तो जब उसको मॉइस्चर और एयर में एक्सपोज किया जाएगा, मतलब जब उसको मॉइस्चर वाले जगह में और एयर वाले जगह में रखा जाएगा तो उसमें क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, जो कि आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर ऐसे कर सकते हैं कि जो आयरन है वो आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हेन आयरन गेट रस्टेड, आयरन कब रस्ट, उसमें रस्ट लग जाता है। तो आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, जब उसको मॉइस्चर और एयर में एक्सपोज करके रखा जाता है, मतलब उसको खुला छोड़ दिया जाता है, तो उसमें क्या लग जाएगा, रस्ट। बट प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। प्लास्टिक नहीं वाटर से रिएक्ट करता है, ना ही एयर से रिएक्ट करता है। दे आर नॉट कोरोडेड इजिली। तो आप देख सकते हैं यही वर्ड है, कोरोजन से वर्ड आया है, कोरोड। तो कोरोजन क्या हो गया, जो मेटल होते हैं, बहुत सारे मेटल होते हैं, उनको यदि मॉइस्चर में रख दिया जाए, एयर के संपर्क, एयर में रख दिया जाए, या फिर हो सकता है कि बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स उनसे रिएक्ट करें, तो क्या होता है, उनके ऊपर उनका जो सरफेस होता है वो खराब होना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। मतलब वो हम बोलते हैं कि वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, कोरोडेड होना शुरू हो जाते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो प्लास्टिक्स है उसमें वो ना वाटर से रिएक्ट करेगा, ना ही एयर से, और ना ही अदर कुछ इस प्रकार के केमिकल से रिएक्ट करता है, जिससे कि उसमें कोरोजन नहीं होता है। That is why they are used to store various kind of material including many chemicals। तो बहुत सारे केमिकल्स को रखने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक इज लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, तो ये मैंने पहले ही बता दिया। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वेयर यूज्ड इन द पास्ट। What is the material of the buckets or mugs you are using today? What are the advantages of using a plastic container? तो प्लास्टिक कंटेनर का एडवांटेज क्या है, तो बहुत सारा हो सकता है। ये लाइट वेट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है और ड्यूरेबल हो सकता है, सस्ता हो सकता है। ये सारा चीज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। Durable and can be molded into different shapes and size. It is used for various purposes. प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर दैन मेटल्स। तो आप जानते हैं कि प्लास्टिक क्या है, मेटल से चीपर है। आप 10-12 रुपए में आज छोटे छोटे प्लास्टिक के बर्तन खरीद सकते हैं, या फिर बोले कि छोटे छोटे कंटेनर्स खरीद सकते हैं, लेकिन यही मेटल का लेने जाएंगे तो आपको 100-200 रुपए तक लग सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लास्टिक बहुत सस्ता है, ड्यूरेबल तो है ही, और बहुत लोगों के पहुंच में है, बहुत लोग इसको आसानी से खरीद सकते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउसहोल्ड आर्टिकल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक। तो ये आप कर सकते हैं खुद भी। अब इसके बाद आप देख सकते हैं, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। यू हैव लर्नड अबाउट द प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो प्लास्टिक क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसको कोई गर्म, जैसे कि मान लीजिए कुछ फ्लेम में रख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर यदि हम टच करेंगे तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ हीट का कंडक्शन नहीं होगा। हालांकि ये हीट इसको हानि कर सकता है, लेकिन हीट का कंडक्शन नहीं होगा। साथ ही तो इसका यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसका यूज़ मान लीजिए कि कोई बर्तन है जो कि जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, तो यहाँ बर्तन का हैंडल में हम लोग उपयोग करेंगे। तो बर्तन का हैंडल में जब उपयोग करेंगे तो ये गर्म नहीं होगा, तो आप इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं।
ठीक इसी प्रकार से आप अपने घरों में जो स्विच देखते हैं उसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि बैकेलाइट का उपयोग करना है स्विचेज में, तो स्विचेज में यदि हम लोग बैकेलाइट का उपयोग करेंगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा और आपको करंट नहीं लगेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो वायर है उसका जो कवरिंग है उसमें भी इसका यूज होगा। वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स है प्लास्टिक कवरिंग, इसलिए प्लास्टिक कवरिंग हुआ क्योंकि वो जो प्लास्टिक होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिस कारण से आपको करंट नहीं लगेगा। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, तो स्क्रू ड्राइवर आप जानते हैं उसका जो हैंडल होता है वो भी क्या होता है, प्लास्टिक का बना होता है। एज मेंशन्ड अबव हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। तो ये जो यहाँ पर बताया गया इसको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि क्यों होता है। जैसे पूछा जाएगा कि जो पैन्स होते हैं उसका हैंडल प्लास्टिक का क्यों बना होता है, जो वायर होते हैं उसमें रैपिंग होता है प्लास्टिक का, ऐसा क्यों होता है, जो आपका हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर होता है वो प्लास्टिक का क्यों बना होता है। तो इसका सीधा सा आंसर आपको कर देना है क्योंकि प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इस प्रकार से आप सोच समझ के इसके आंसर को आसानी से कर सकते हैं। प्लास्टिक्स find extensive use in the healthcare industry. Some examples of their use are the packaging of tablets, threads used for stitching wounds, syringes, doctors, gloves and number of medical instrument। तो यदि क्वेश्चन आए कि मेडिकल फील्ड में प्लास्टिक का क्या क्या उपयोग है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पैकेज ऑफ टैबलेट को पैकेज करने में, थ्रेड को बनाने में जो कि स्टिचिंग का काम आता है, सिरिंज को बनाने में, तो बहुत सारे नंबर ऑफ आइटम्स है जिसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन for cooking food. In microwave oven the heat cooks the food but does not affect the plastic vessel। तो आप देखेंगे कि जो माइक्रोवेव में ओवन में खाना बनता है उसमें आप स्टील के बर्तन को नहीं रखते हैं, आप किस चीज़ के बर्तन को रखते हैं, तो प्लास्टिक के बर्तन को उसमें रखा जाता है। यदि आपके घर में होगा तो आपको ये पता होगा। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच oil and water do not stick. It is used for non-stick coating on cookwares। तो आप जानते हैं टेफ्लॉन कोटिंग के बारे में आपने सुना होगा। बाइक है उसके ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग होगा, कार है उसके ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग होगा, जो कि क्या करेगा, उसको सुरक्षित रखता है। और यहाँ पर जो बताया गया हुआ है कुकवेयर पर नॉन स्टिक कोटिंग होता है टेफ्लॉन का। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है प्लास्टिक हमारे लिए। आगे यहाँ पर हम लोगों का जो नेक्स्ट यहाँ भी देख सकते हैं फायर प्रूफ प्लास्टिक्स, कुछ फायर प्रूफ प्लास्टिक के बारे में बताया गया है। ऑल दो सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजीली। आप जानते हैं कि सिंथेटिक फाइबर जो हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर से जो बने कपड़े हम लोग पहनते हैं, तो यदि उसमें आग लग गया तो वो हमारे बॉडी से चिपक जाते हैं, क्योंकि वो पिघल कर बॉडी से चिपक सकते हैं यदि उसमें आग लग गया तो। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलानिन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंट। इसका मतलब आप जानते हैं कि ये मेलामाइन का उपयोग किया जाएगा और फ्लेम रेजिस्टेंट बना दिया जाएगा उसके कपड़ों को। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मेलामाइन का एक और यूज आ गया जो कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा था। तो आप पीछे के सारे वीडियोस को देखिए। प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट, तो आप जानते हैं कि प्लास्टिक और इन्वायरमेंट में कुछ खास अच्छा रिलेशन नहीं है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। when we go to the market we get usually things wrapped in plastic or पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स। तो आप जानते हैं कि हम लोग पॉलीथीन बैग का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि बहुत जगह पर बैन भी हो गया, पतले प्लास्टिक बैन भी हो गए हैं। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। तो आप जानते हैं कि हमारे घरों में भी प्लास्टिक क्या हो गया है, एक्यूमुलेशन होता है, हम उसको फेंक देते हैं। और प्लास्टिक क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब इसको हम लोग यदि हम लोग मिट्टी में फेंक दें या फिर इसको गाड़ दिया जाए तो ये डिग्रेड नहीं होंगे। इसका मतलब वो वहाँ से गायब कभी भी नहीं होंगे, वो वहाँ पर बहुत दिनों तक बने रह सकते हैं, कहिए तो हजारों साल तक वो बने रहेंगे, क्योंकि उनका डिग्रेडेशन बायोलॉजिकली नहीं होगा। तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जैसे कि आप जो ऑर्गेनिक फूड होता, जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होता है उसको आप यदि फेंक दें तो वो सड़ गल जाएंगे और नेचर में मिल जाएंगे, लेकिन प्लास्टिक वैसा नहीं है। दैट इज़
That is one reason why plastic waste keep getting accumulated in our homes. Ultimately, plastic finds its way in the garbage. Disposal of plastic is a major problem. तो आप जानते हैं कि डिस्पोजल प्लास्टिक है वह एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसको हम लोग बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। ये सब पॉइंट आप लिख सकते हैं। और प्लास्टिक इन्वायरमेंट में बहुत हमेशा के लिए क्या होगा, बना ही रहेगा, वो डिग्रेड नहीं होगा। A material which gets decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable। तो वैसे पदार्थ जो कि ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं और बायोलॉजिकली वो डिग्रेड हो सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल यानी कि बायोलॉजिकली मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो पदार्थ डिग्रेड हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो यदि क्वेश्चन आएगा व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, तो वे पदार्थ जो कि बायोलॉजिकली डिग्रेड हो सकते हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो such substances that can be degraded by microorganism or with the help of microorganism are called biodegradable substances or material। A material which is not easily decomposed by natural processes is termed as non biodegradable। तो आप देख सकते हैं वह मटेरियल जो कि बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं किया जा सकता है, डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो बायोडिग्रेडेबल को डिकम्पोज किया जा सकता है, बायोडिग्रेडेबल substances can be decomposed, non biodegradable substances cannot be decomposed। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को क्या किया जा सकता है, बायोलॉजिकली डिकम्पोज किया जा सकता है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को बायोलॉजिकली डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकली कहने का क्या मतलब हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जैसे कि जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ वाले वेस्ट होते हैं, वे क्या होते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पिल्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ये क्या होगा, 1 से 2 वीक में बायोडिग्रेडेबल होगा। पेपर होगा, आप जानते हैं ये भी प्लांट से बनता है, तो ये भी 1 महीने में लगभग बायोडिग्रेडेबल होगा, बायोडिग्रेड हो जाएगा। फिर कॉटन क्लॉथ है, ये भी 2 से 5 महीने में बायोडिग्रेड हो जाएगा, मतलब बायोडिग्रेडेबल है। वुड भी हो जाएगा 10 से 15 साल में। वुडन क्लॉथ्स हो जाएगा अबाउट अ ईयर, ये भी हो जाएगा। टिन, एल्युमिनियम और अदर मेटल भी हो जाएगा 100 से 500 साल में, देख सकते हैं, जो कि क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बायोलॉजिकली ये डिग्रेड नहीं होगा, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से होगा। जबकि प्लास्टिक में आप देख सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, सेवरल ईयर्स तक ये नेचर में बना रहेगा। सिंस प्लास्टिक्स टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, तो यहां पर बोल रहा है कि सेवरल ईयर के बाद डिकम्पोज हो जाएगा, तो ये सब आपको समझना चाहिए। इट इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, लेकिन ये जो डिकम्पोज हो सकता है बहुत सालों बाद, लेकिन वो बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं होगा, खुद से ही जो भी होना हो, लेकिन 1-2 साल में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इट इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इट काउजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेसिस। Synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily. In the process, it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere causing air pollution। तो आप देख सकते हैं यदि हम लोग इसको जलाया जाए, बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल, यदि सिंथेटिक मटेरियल को जलाया जाए तो वो बहुत स्लो होता है और कंप्लीटली बर्न नहीं होता है, और साथ ही साथ ये बहुत पॉइजनस फ्यूम्स को रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, जो कि एयर पॉल्यूशन को काउज करता है। तो ये भी प्रॉब्लम है आपका। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, तो हम लोग को प्लास्टिक बोला गया कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, फिर भी यहाँ बोला जा रहा है कि इसको हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। तो आपने देखा पूरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ाया गया कि प्लास्टिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा, इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को इसका कम यूज करना चाहिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पदार्थ होते हैं उनको हम लोग सेपरेटली क्या करना चाहिए, उसका जो कूड़ा है उसको इकट्ठा करना चाहिए, गार्बेज को इकट्ठा करना चाहिए।
Practice this in your homes. Can you suggest some other ways in which you can contribute towards reducing the use of plastic material? तो हम लोग को प्लास्टिक मटेरियल का यूज कम करना चाहिए. It is better to recycle the plastic waste. Most of the thermoplastics can be recycled. जो thermoplastics है मैंने बताया था, जो कि हीट पाके पिघल जाएंगे और फिर दोबारा से उनको उपयोग किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसाइकल. तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या थर्मोप्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है, तो यस, रिसाइकल किया जाता है. मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड. हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड. तो यदि हम लोग रिसाइकल करेंगे तो कुछ जो कलर है वो कलरिंग एजेंट है वो ऐड किया जाता है. दिस लिमिट्स इट्स यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड्स. तो ये स्टोरेज ऑफ फूड के लिए उतना उपयोगी नहीं होगा. एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 4R. तो आप देख सकते हैं 4R क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर. हम लोगों को रिड्यूस करना पड़ेगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस हैं उनका यूज को हम लोग क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा. रीयूज कर सकते हैं, उसको वापस से यूज करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि जो रिसाइकलेबल है उसको रिसाइकल करना चाहिए, और रिकवर लास्ट में हो गया. तो ये 4R हम लोगों को याद करना है. VVI है आपके लिए. व्हाट आर द 4Rs. डेवलप हैबिट विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली. और हम लोग को वो हैबिट डेवलप करना है दैट आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली. तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है. Have you ever seen a garbage dump where animal, especially cows, are eating garbage? तो आपने देखा होगा कि गार्बेज के पास कूड़ा जहां आप फेंकते होंगे तो वहां पर गाय हैं, कुत्ते हैं, वो आ जाते हैं गार्बेज के पास. In the process of eating the food waste, they swallow materials like polythene bags and wrappers of food. तो ये क्या करेगा, उनके लिए बहुत ही हानिकारक है. Can you imagine the consequences? The plastic material chokes the respiratory system of these animals or forms a lining in their stomachs and can be the cause of their death. तो ये प्लास्टिक जब वो खाएंगे तो हो सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करे, उनका जो स्टमक है उसमें जाके वो बहुत हानि करे, तो जिससे उनका डेथ भी हो सकता है. द पॉली बैग्स केयरलेसली thrown here and there are responsible for clogging the drains. ड्रेन को क्लॉग कर सकता है, जाम कर सकता है. Two, sometimes we are very careless and throw the wrappers of chips, biscuits and others eatable on the road or in parks or picnic places. तो हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए. So we not think twice before doing so. तो हम लोग सिर्फ यहाँ पढ़ रहे हैं, करने समय तो हम खुद ही ऐसा काम करते हैं. As a responsible citizen, what मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री. तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसा सोचते कभी भी नहीं है. फाइबर वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है. डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड. इसके बाद आप देख सकते हैं टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग वाइल गोइंग टू शॉपिंग, जो शायद आप लोग करते होंगे. ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स. यूज स्टील लंच बॉक्स. तो स्टील लंच बॉक्स, तो कुल मिला के यही बताया गया कि प्लास्टिक का हम लोगों को उपयोग कम से कम करना चाहिए. तो ये था हमारा लास्ट वीडियो इस चैप्टर पे. तो मैं मिल रहा हूं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. और क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए. धन्यवाद.